फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टुडे। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 16 अप्रैल का। 16 अप्रैल की जो पहली खबर है वो हम सबके लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर जो इन्फ्लेशन है वो 2019 के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। 2019 के टाइम पर जो इन्फ्लेशन की दर थी वो अब 2025 के अंदर में हमारे मार्च के महीने के अंदर देखी गई है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपना डाटा जो रिलीज किया है, जहां पर पता चला है कि इस बार मार्च के अंदर में 3.34% की जो इन्फ्लेशन है वो रजिस्टर की। यहां पर जो रूरल है वहां पर 3.25 और अर्बन के अंदर में 3.79% का इन्फ्लेशन देखा गया है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि जो फ्यूल और जो पल्सेस के जो रेट हैं वहां पर एक कटौती देखी गई है। वहीं जो फूड्स के जो प्राइसेस हैं और जो एडिबल ऑयल है उनके प्राइस के अंदर में कुछ बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बात पता चली है कि जो महंगाई दर वो कम होती जा रही है। और इसी के साथ जो हमारी आरबीआई ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में जो रेपो रेट के अंदर में 2 लगातार जो गिरावट की थी और जो 0.5 बेस पॉइंट का जो गिरावट की थी, उससे ये पता लगता है कि हमारी आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन है उसका डाटा को सही से आकलन किया था और उसके बाद ही जो ये बेस पॉइंट है इनमें गिरावट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो तमिलनाडु से आई, जहां पर तमिलनाडु की जो एमके स्टालिन सरकार है, कल उन्होंने एक नई कमेटी का गठन किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब वो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप से रिलेटेड एक नई कमेटी बनाई है जो ये देखेगी कि स्टेट के पास जो ज्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए। यहां पर एमके स्टालिन ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता करेंगे जस्टिस कुरियन जोसेफ, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। इसके अलावा के अशोक वर्धन शेट्टी जो आईएएस अधिकारी हैं और एक के नागरत्नम जो एक इकोनॉमिस्ट है। यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि एमके स्टालिन ने जो ये 3 मेंबर कमेटी बनाई है ये क्यों बनाई। यहां पर एमके स्टालिन का कहना ये है कि उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है, और जहां पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में जो स्टेट और सेंटर दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, उन्होंने कहा कि यहां पर जो 2 एंट्री 42वें संशोधन के बाद जो एंट्री की गई थी, जिसके अंदर में एक आता है फॉरेस्ट और दूसरा आता है एजुकेशन, इन दोनों से इश्यूड। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के अंदर में जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यहां पर सेंटर के पास ज्यादा पावर आ गई है, क्योंकि ये जो मैटर है ये कॉन्करेंट लिस्ट में थे। लेकिन अगर हम शुरुआत में जाते हैं तो ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करते थे, 42वें संशोधन के बाद ही ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आए। यहां पर जो तमिलनाडु सरकार है वो चाहती है कि उन्हें दोबारा से ऑटोनॉमी मिले और जो कॉन्करेंट लिस्ट के जो टॉपिक्स हैं यहां पर स्टेट को स्वायत्तता मिल जाए। इसीलिए जो डीएमके सरकार है उन्होंने ये कमेटी बनाई। यहां पर जो ये कमेटी ये भी देखेगी कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फंड्स का ट्रांसफर होता है वहां पर कितना जो फंड है वो स्टेट के पास रहना चाहिए और कितना सेंटर के पास रहना चाहिए। यहां पर जो गवर्नर से रिलेटेड पावर है कि गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे की तरह काम करता है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि डीएमके सरकार, जो एमके स्टालिन है, उन्होंने जो ये मूव है ये क्यों चला। यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है, क्योंकि उनके पिता जो करुणानिधि थे, उन्होंने भी 1969 के अंदर में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार कमेटी भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आईएएस और आईपीएस जो ऑल इंडिया कैडर होता है उसको खत्म कर देना चाहिए। और यहां पर वो द्रविडियन मूवमेंट की गुहाई देकर वो चाहते थे कि जो द्रविडियन स्टेट्स हैं उनको ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए, वो अपने फाइनेंस को ज्यादा कंट्रोल कर सके। उसी तर्ज पर एमके स्टालिन, जहां 2026 के अंदर में तमिलनाडु के अंदर इलेक्शंस हैं और एमके स्टालिन की डीएमके सरकार के ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए हैं, इसीलिए वो अपना ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो 1969 में उनके पिताजी ने किया था, उसी तर्ज पर वो अब सेंटर से फाइट करना चाहते हैं। और अब ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा फेडरलिज्म
जो हमारे संविधान के अंदर दे रखा है उसको किस तरह से मरोड़ सकते हैं और द्रविडियन मूवमेंट को कैसे जगाकर वो दोबारा से सत्ता के अंदर ला सकते हैं। डीएमके और सेंटर के बीच में, जो तमिलनाडु और सेंटर के बीच में कई सारे बोन ऑफ कंटेंशन चल रहे हैं, जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एमके स्टालिन मना कर चुके हैं कि वो नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हिंदी इम्पोज की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में कहीं भी हिंदी इम्पोजिशन नहीं है, उससे रिलेटेड हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिर डिलिमिटेशन का मुद्दा है, जहां पर एमके स्टालिन ये चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो लेकिन जो सीट्स हैं वो ना बढ़ाई जाएं, सिर्फ बाउंड्री चेंज हो, क्योंकि उससे सदर्न स्टेट्स को नुकसान हो सकता है। और उन्होंने ये भी प्रावधान किया है कि अगले 25 साल तक जो डिलिमिटेशन है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नीट का एग्जाम है, यहां पर भी जो एमके स्टालिन है वो ये कहते रहते हैं कि यहाँ जिस तरह से नीट का एग्जाम हो रहा है उसकी वजह से जो रूरल पॉपुलेशन है तमिलनाडु की, वो इसके अंदर में compete नहीं कर पाती है और बहुत सारे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो सुसाइड करते हैं। उसके लिए भी वो सेंटर को दोषी मानते हैं, इसीलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर में ये कमेटी बनाई। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? स्टेट कोई भी कमेटी बना सकती है, लेकिन जब तक वो पार्लियामेंट से पास नहीं होगी और उस रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में मंजूरी नहीं मिल जाएगी तो रिकमेंडेशन चल सकती हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल सिनारियो और जो हमारे देश की जो अखंडता और प्रभुता है उसके ऊपर में क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी है उससे रिलेटेड है, जहां पर जो पहली खबर आई है वो केरला से आई है, जहां पर पिनराई विजयन जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो बेटी है टी वीना, उनके खिलाफ ईडी ने अब एक प्रॉपर चार्जशीट जारी की है, जहां पर उन्होंने कहा है कि के वीना के ऊपर जो कोची मिनरल्स और जो रूट्राइल लिमिटेड पे ऑफ केस है, इन दोनों केसेस के अंदर में और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम हो रही थी उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी फाइंडिंग्स है वो ईडी को दे दी है। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए एक्ट के तहत उनके ऊपर में कार्रवाई करेगी। जो नेक्स्ट खबर है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके खिलाफ है, जहां पर 2008 के अंदर में उन्होंने लैंड डील की थी गुड़गांव के अंदर में और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। ये चार्जेस लगाने वाले थे जो अशोक खेमका जो हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कहा था कि 2008 के अंदर में जो लैंड केस डील हुई थी, यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था बाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उस समय पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते थे। यहाँ पर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चनिंग की गई है रॉबर्ट वाड्रा से। यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि 2008 का केस है और 2025 आ चुका है, अब तक मुझसे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को एज ए विक्टिम पेश किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी। नेशनल हेराल्ड केस जो सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 के अंदर में फाइल किया था, जहां पर नेशनल हेराल्ड केस जो एक न्यूज़पेपर चलाता था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, उससे रिलेटेड एक केस है, जहां पर अब ईडी ने अपनी जो चार्जशीट है वो फाइल कर दी है और यहाँ पर जो सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी हैं उन दोनों को मेन अभियुक्त बताया गया है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कांग्रेस के जो चेयरपर्सन जो प्रेसिडेंट के तौर पर हैं सैम पित्रोदा और सबको भी नामजद किया गया है। और अब अगली जो 25 अप्रैल है उस दिन ईडी इसको स्पेशल कोर्ट के अंदर में प्रस्तुत करेगी। और अब ये देखना होगा कि नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जहां पर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अगर ये नामजद होती हैं और अगर पता चलता है कि किसी भी तरह की कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो राहुल गांधी जी की जो मेंबरशिप है वो भी जा सकती है और उनको जेल भी हो सकती है। इससे अब ये भी पता लग सकता है कि क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू जो कांग्रेस है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या सच्चाई में जो ईडी है उसके पास कुछ पुख्ता सबूत पाए गए। जो भी कुछ होगा वो हम आपके लिए ले आएंगे आर्ट और एडवर्टाइज के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज आई है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जेबी पार्दीवाला वो एक केस सुन रहे थे, जहां पर जो चाइल्ड ट्रैफिकर से रिलेटेड उन्होंने ये केस सुना। यहाँ पर जेबी पार्दीवाला ने ये कहा है
और उनके साथ जो उनकी बेंच के अंदर थे रार माधवन जी, उन दोनों ने अपना रिमार्क दिया है और ये कहा है कि अगर कोई भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है और उससे रिलेटेड कोई भी अगर केस पेंडिंग है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो जेबी पार्दीवाला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जो जजमेंट है जहां पर जो 13 लोग जिनके ऊपर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इल्जाम था उन्हें जो बेल दी थी इससे रिलेटेड बात कर रहे थे और यहाँ पर कहा गया कि ऐसे हीनियस ऑफेंस के अंदर में किसी भी तरह की बेल नहीं देनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी जगह अगर ऐसा केस चल रहा है तो वो डेली बेसिस पर चले और अगली तारीख ना लगे और 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पर जेबी पार्दीवाला ने कहा कि जो चिल्ड्रन है उन्हें हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर में स्पेशल प्रावधान दे रखा है और अगर उसके बाद भी अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है और चिल्ड्रंस के साथ अगर अब्यूज हो रहा है तो उसके खिलाफ कोर्ट को अपना संज्ञान लेना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जस्टिस मिले। वही जो नेक्स्ट खबर है वो BR गवई जो अगले होने वाले CJI हैं, उन्होंने जो रिमार्क आया है अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो रिमार्क था जहां पर जस्टिस संजीव कुमार ने एक रिमार्क दिया था कि एक केस था जहां पर जो फीमेल है वो बार के अंदर गई थी और बार में जाने के बाद वो किसी के साथ उसके घर पर चली गई और उसके साथ अब्यूज हुआ, रेप हुआ और रेप विक्टिम के बाद जो जस्टिस संजीव कुमार है उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के केसेस के अंदर में जो फीमेल है उनके खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क दी। यहाँ पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है और वहां पर जिस तरह से फीमेल से रिलेटेड जो कमेंट किए जा रहे हैं वो कंडेमेनेबल है, क्योंकि इससे पहले जो 17 मार्च को भी जो जस्टिस राम मनोहर मिश्रा थे उन्होंने भी एक केस के अंदर में रिमार्क दिया था जहां पर माइनर से रिलेटेड कि अगर कोई पजामा का नाड़ा तोड़ता है तो उसके बावजूद भी वो अटेम्प्ट टू रेप नहीं होगा। और अब संजीव कुमार जी का जो केस था जहां पर जो उन्होंने जिस तरह का डेरोगेटरी रिमार्क दिया है ये गलत है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या पूरी जुडिशरी को ये इंश्योर करना चाहिए कि वुमेन से रिलेटेड जो भी मामले हैं वहां पर सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन किया जाए और किसी भी तरह का इनसेंसिटिव जो रिमार्क है वो नहीं देना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है जो अब एक कानून बन चुकी है। इससे रिलेटेड जो वेस्ट बंगाल के अंदर में जो हिंसा हो रही थी 24 परगना के अंदर में अब जाकर वहां पर एक शांति बहाल हुई है और यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला है कि जो ISF इंडियन सेकुलर जो फ्रंट है उसकी संलिप्तता पाई गई है, ऐसा पुलिस का मानना है। अब देखना ये होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ममता बनर्जी यहाँ पर मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती है और या सेंटर और जो गवर्नर आनंद बोस हैं वो अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या भेजते हैं कि किसी भी तरह के जो ये डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद 24 परगना क्या उन्हें डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डाल देना चाहिए, यहाँ पर CRPF की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो हम आपके ले आएंगे। जो नेक्स्ट खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है जहां पर आज जो हमारे जो CJI है संजीव खन्ना और उनके साथ साथ 2 और जज जिसके अंदर में PV महेश्वरन और संजीव कुमार जी जो है संजय कुमार जी हैं, ये दोनों के दोनों जो वक्फ अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड जो जितने केसेस आए हैं उन सबकी सुनवाई करेंगे। यहाँ जो ओपोजिशन पार्टीज हैं जिसके अंदर में असुद्दीन ओवैसी की AIAM है, कांग्रेस पार्टी के RJD और DMK TMC अलग अलग जो पार्टी के जो MPs हैं उन सब ने अपने रिमार्क दिए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, जहां पर आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल नंबर 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 26 फ्रीडम टू मैनेज प्रॉपर्टी और आर्टिकल 29 राइट टू माइनॉरिटी और आर्टिकल 30 राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटी इन लिंग्विस्टिक। इससे रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग प्ली डाली गई है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको खत्म कर देना चाहिए। वहीं इसके सपोर्ट के अंदर में जो 6 बीजेपी रूल स्टेट्स हैं जहां पर हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने इसके सपोर्ट के अंदर में अपनी फाइलिंग की है। वहीं अब जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसकी तरफ से भी इसके सपोर्ट के अंदर में फाइल आई है। वहीं जो जैन कम्युनिटी है उन्होंने भी इसके सपोर्ट के अंदर दिया है और उन्होंने स्पेशल मेंशन भी किया है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के रिलेटेड जो लैंड बाय यूज का जो प्रावधान है उसको खत्म कर देना चाहिए, जो इस बार
जो वफ अमेंडमेंट जो बिल और जो कानून बन चुका है उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाएगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर में क्या फैसला देगा। वहीं जो नेक्स्ट खबर आई है वो भी वफ अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है, जहां पर हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जिन्होंने वफ अमेंडमेंट बिल पेश किया था वो केरला गए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने जो मुनम्मलम जो गांव है जहां पर 400 एकड़ जमीन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की थी और जिसको वफ कर दिया गया था, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब जो वफ है वो बिल बन चुका है और अब जो 400 एकड़ जमीन जो पूरे गांव की जमीन थी, अब वहां पर जो लोग हैं वो इंश्योर कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाकर वो अपनी प्ली डालें और उसके ऊपर में प्रॉपर कार्रवाई हो जाएगी। और यहाँ पर किरण रिजिजू ने बताया कि हमने जो ये बिल इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि इस तरह का जो इंसिडेंट है वो दोबारा कहीं भी ना हो। हम चलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां जो पहली खबर आई है वो यूएसए से आई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में जो फंडिंग है 2.2 बिलियन डॉलर की वो फ्रीज कर दी थी। यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह था कि यहाँ पर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में गवर्नमेंट से रिलेटेड जिस तरह से प्रोटेस्ट चलता है और लीडरशिप रिफॉर्म्स की जो बातें चलती हैं ये नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो हार्वर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं एलन गार्नर, उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने नहीं झुकेंगे। जो यहाँ पर जिस तरह से काम चलता आ रहा है और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब तक जो काम करती रही है उसी तरह से करती रहेगी। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है वो अगर फ्रीज कर भी देगी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अपने बॉन्ड्स इश्यू करेगी और उन बॉन्ड से भी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो अपना काम चलाती रहेगी। लेकिन कभी भी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ना झुककर जो फ्री एजुकेशन और जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी जो काम है वो करती रहेगी। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हार्वर्ड के अलावा जो बहुत सारी जो और यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, बॉन यूनिवर्सिटी है, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी है, इन सब के की जो फंडिंग है वो भी रोक दी थी। लेकिन ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं ये उनके साथ अलाइन कर रही हैं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अलग इख्तियार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाने का रुख किया। वही जो नेक्स्ट खबर है वो भी यूएसए से आई है, जहां पर एक हिस्टोरिकल ट्रायल स्टार्ट हुई है यूएसए के अंदर, जहां पर मेटा जो मार्क जबरबर्ग की कंपनी है उनके खिलाफ इलीगल मोनोपोली एक्ट के तहत जो एफटीसी जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उन्होंने पिटीशन फाइल की है, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने 2012 के अंदर में इंस्टाग्राम को अक्वायर किया और 2014 के अंदर में व्हाट्सएप को एक्वायर किया है, यहाँ पर मेटा ने जो मोनोपोली है उसको बढ़ाने की बात कही। अब देखना ये होगा कि अब मार्क जबरबर्ग की जो मेटा कंपनी है वो इससे रिलेटेड क्या फैसला देती है। इस तरह की जो मोनोपोली एक्ट है 1999 के अंदर में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके खिलाफ भी किया गया था, लेकिन अब तक कहीं भी कोई भी जो वर्डिक्ट है वो नहीं आ पाया और आज भी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो मोनोपोली अपनी मेंटेन करती। जो नेक्स्ट खबर आई है हमारी वो चाइना से आई है, जहां पर चाइना ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं उनका जवाब देते हुए जो शी जिनपिंग है वो सबसे पहले तो एक विजिट के ऊपर गए, जहां इस साल की पहली ऑफिशियल विजिट थी, जहां पर वो वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया इन 3 देशों की विजिट पर गए हैं, जहां पर उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की बात की। दूसरी बात यह भी है कि ये जो तीनों देश है इन तीनों देशों के ऊपर एक हाई टैरिफ बाउंड्री लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसीलिए वो चाहते हैं कि इनसे सपोर्ट मिले। वहीं शी जिनपिंग की गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जहां पर जो बोइंग इंडस्ट्री है, जो बोइंग एरोप्लेन्स बनाती है और जहां 50 से ज्यादा जो बोइंग के जो विमानों का जो ऑर्डर कर रखा था चाइनीज एयरलाइंस ने, अब वो सबके सब सस्पेंड कर दिए। यहाँ पर शी जिनपिंग की सरकार ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को हिट करते हुए ये कहा है कि बोइंग सेफ भी नहीं है और वो चाहते हैं कि किसी और कंट्री की तरफ देखा जाए ताकि जो ट्रेड है वहां पर किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट जो है वो यूएसए मार्केट को ना मिले। ऑलरेडी जो चाइना है वो क्रिटिकल एलिमेंट्स और जो क्रिटिकल मैग्नेट्स हैं उन सब का जो एक्सपोर्ट है वो टोटली बैन कर चुका है यूएसए के ऊपर। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया था, यहाँ पर चाइना पूरा रिटेलिएशन दिखा रहा है और अपने एलाइज के साथ मजबूत एक गठजोड़ बनाना चाहता है, जहां पर अमेरिका को वो काउंटर कर सके।
इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ईरान से आई है, जहां पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खुमैनी, उन्होंने जिस तरह से जो ओमान की राजधानी मस्कत के अंदर में ईरान और यूएसए के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर डील है वो अच्छे तौर पर हो रही है और जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो रोम के अंदर होनी है, जो आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर अयातुल्ला खुमैनी ने ये कहा है कि एक अच्छे सुनहरे नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहा है ईरान, और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अब भी जो न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता था वो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए बना रहा है और किसी भी तरह का जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की उनकी मंशा नहीं है। जो लास्ट खबर है हमारी वो मालदीव से आई है, जहां पर मालदीव्स ने बांग्लादेश की तरह एक नया पासपोर्ट एडवाइजरी जारी की है, जहां पर नए पासपोर्ट के अंदर में अब मालदीव्स का जो इजराइल को जो मान्यता दे रखी थी वो उन्होंने रद्द कर दी है। अब मालदीव्स के पासपोर्ट के ऊपर में ये मेंशन कर रखा है कि ये जो पासपोर्ट है ये इजराइल के अंदर में इजराइल को एक देश नहीं मानता। अब यहाँ पर मालदीव्स और इससे पहले बांग्लादेश ने ये कदम इसलिए अख्तियार किए हैं क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर में जो गाजा के अंदर में इजराइल और हमास की जंग चल रही है, यहाँ पर फिलिस्तीन के सपोर्ट के अंदर में मालदीव्स ने ये फैसला लिया। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to us. Thank you.